कहते हैं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। आप स्टूडेंट हैं और मैं जानता हूं कि स्कूल में, कोचिंग में और घर पर हमेशा आप पढ़ाई को लेकर के चिंतित रहते हैं और हम हर संभव आप कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। जहां से जो भी समझ में आता है वो आप समझने की कोशिश करते हैं और इसका प्रमाण इस बात से भी लग रहा है कि आप YouTube पे भी वीडियो देख करके सीखना चाहते हैं। तो आपकी सीखने की ललक को मैं नमस्कार करता हूं और निश्चित ही आपकी जो ये परेशानियां हैं, छोटी छोटी जो जिज्ञासा हैं, इनको आप अगर आप सॉल्यूशन यहाँ से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही इस पार से आप उस पार पहुंचेंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज जो ये थपेड़े आपको लग रहे हैं, जो परेशानियां आपको लग रही है, आपका जो समय व्यर्थ जा रहा है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, निश्चित ही आपको मंजिल तक लेके जाएगा। तो इसी क्रम में 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 हम शुरू करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने मिरर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। रिफ्रैक्शन से पहले रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हमने बनाया। आज हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में कुछ फिनोमिनास देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं और क्या क्या उसके मेन पॉइंट हैं। साथ में हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें हमेशा हमें क्यूरियोसिटी रहती है किस तरफ लाइट बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और साथ में लास्ट में नॉर्मल इंसिडेंट, जब लाइट इंसिडेंट होती है और नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं अरुण पाटीदार फिजिक्स दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ये एग्जाम्पल हमने हमेशा देखा होगा, आपके बुक में भी सबसे पहली लाइन यही लिखी मिलती है, बेंडिंग पेंसिल या व्हेन द पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड। पेंसिल को अगर हम आधा पानी के अंदर डाल दें तो हम बाहर से अगर उसको ऑब्जर्व करें, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको देखें तो हमें इसका आधा पोर्शन मुड़ा हुआ दिखाई देता है, बेंड किया हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स आपके माइंड में आ चुका होगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो रिफ्रैक्शन में कैसे काम करता है उसको डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा आपके बुक में आपको मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से सब लोगों ने इसको आजमाया होगा, है ना। वेरी गुड, कुछ दिख रहा है इसमें, है ना। बाल्टी के अंदर ये छोटा सा मग रखा हुआ है, छोटा सा ग्लास रखा हुआ है और इसके अंदर क्या डालना है, इसके हाथ में क्या दिख रहा है, कॉइन। इसके अंदर कॉइन डालना है। तो बकेट में कॉइन डालने वाला गेम हम सब ने खेला हुआ है। क्या एग्जैक्टली आप इसमें डाल सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ हमने एग्जैक्टली डाला है, पर एक बार में तो नहीं डाला होगा। न जाने कितने कॉइन हमको वेस्ट करने पड़ते हैं, हालांकि वो जो गेम ऑर्गेनाइज करता है उसके हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वाटर भी हम अगर इस वाटर के अंदर कोई कंटेनर रखा हुआ है या ग्लास रखा हुआ है, वहाँ हम कॉइन डालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम एक बार में 100% सफल नहीं हो पाते। तो इसके पीछे भी रीजन है जो कि लाइट से रिलेटेड है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉट एबल टू इंसर्ट एक्जैक्टली इन द ग्लास, है ना। भले आप बोलो कि हमने एक बार में डाल दिया लेकिन नहीं डाल पाते हैं, है ना। चीटिंग की है वो अलग बात है। नेक्स्ट ये चीज़ें हमने देखी होगी, ये तो सब लोगों ने यूज़ किया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास, अक्षर बड़े मोटे मोटे दिखाई देते हैं। द लेटर्स आर रेजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शंस, बहुत बड़े अक्षर हमको दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। ऑफ कोर्स ये भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही फिनोमिना है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है लाइट में कि वो अलग अलग तरह के डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। अभी हमने सिर्फ लाइट का एक ही बिहेवियर देखा है, रिफ्लेक्शन, जो कि अभी तक के जितने भी वीडियोज हैं उसमें हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में हम ये आज जो पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों के अलावा भी लाइट कई तरह के अलग अलग इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करती है, जिनके बारे में हमको इसी चैप्टर में और इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है, जहां पर पोलराइजेशन आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा। तो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर बहुत इंटरेस्टिंग है लाइट के, साथ में बहुत यूजफुल भी है। तो इनको स्टडी करना ना सिर्फ हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि लाइफ में हर जगह जहां भी हम लोग अलग अलग
मशीनों का यूज कर रहे हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं लाइफ को इजी बनाने में, वहां पे भी हमको इनको यूज करना है। तो सीखने के पर्पज से काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम जब ऑब्जर्व करते हैं, कोई तालाब देखते हैं, कोई पोंड देखते हैं या कोई वाटर टैंक देखते हैं, तो उसकी तली हमको थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। द बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर टू बी रेज्ड एट सम पर्टिकुलर एक्सटेंट, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर ये फिश जो यहां पर दिखाई दे रही है, फिश को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी एक्चुअल में ये यहाँ है, लेकिन ये इसको यहाँ दिखाई दे रही है बाहर से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब पोजीशन में कुछ शिफ्ट होता है, एग्जैक्ट पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसका भी रीजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सेम एग्जांपल है जो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द कंटेनर विल बी रेज्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। इसके साथ में नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है ना, ग्लास के अंदर एक नींबू रखा हुआ, ये बाहर इतना बड़ा था, इसको जब अंदर रखा पानी के अंदर तो हमको ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगा, मतलब साइज भी इंक्रीज हो रहा है। एक दो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखे जहां पर लाइट की वजह से या तो अपरेंट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ अलग अलग तरह के फिनोमिनाज है जिन सबका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन यहाँ कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। इससे पहले रिफ्लेक्शन का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था इस तरह से एक सरफेस लिया था। कैसा सरफेस था? ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये सरफेस था ओपेक सरफेस, है ना। ओपेक सरफेस हमने लिया था, मतलब लाइट अगर इस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो इसके आर पार नहीं जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आई है उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जाती है। अगर हमने ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और ये लाइट का रे इंसिडेंट करवाया इसका एक पर्टिकुलर एंगल बना के, तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां से लाइट रे इंसिडेंट करवाया, सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है। इसको हमने बोला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रिटर्न जा रही है। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के केस में। और इसका डेफिनेशन हमने देखा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम या रिटर्न ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे सरफेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये कंप्लीटली सरफेस पे डिपेंड करता है। लाइट तो वही है, लेकिन अगर हम ये सरफेस चेंज कर देंगे तो फिर ये लाइट इसी मीडियम में इस तरह से ट्रेवल नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक कंपैरिजन करने के लिए कि नया जो हम पढ़ने वाले उसमें और पुराने में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर वापस से इंसर्ट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये हमने एक सरफेस बनाया है। सरफेस कैसा है, अब हम दो अलग अलग मीडियम लेने वाले हैं। मान लो हमने एक मीडियम नीचे लिया वाटर, ये हमने लिया वाटर एक मीडियम है, और येलो कलर वाला जो ये लाइन हमने बनाया हुआ है, ये वाला लाइन हम शो कर रहे हैं कि वाटर का ये सरफेस है, और इसके ऊपर यहाँ पे एयर है। इस पूरे के पूरे जो ब्लैंक जगह हमको दिख रही है ब्लैक, यहाँ पे हम एयर कंसिडर कर लेते हैं या वैक्यूम मान लेते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि येलो कलर का जो ये स्ट्रिप है ये इंटरफेस है। एयर और वाटर का जो मीडियम है उनके बीच में एक इंटरफेस है। दोनों मीडियम एक दूसरे से जहां पे भी मिल रहे हैं वो एक इंटरफेस है, बीच वाला इंटरफेस। तो इस इंटरफेस की हेल्प से हम अब यहां पर रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने माना ऊपर जो है हमारा एयर, इसको हमने माना कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम 1। एयर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट उसके अंदर से आर पार चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो हमने माना कि ऊपर जो है मीडियम हमारा एयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। नीचे वाला जो मीडियम हमने वाटर लिया हुआ ये भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर के अंदर भी लाइट आर पार चली जाती है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम 2। हालांकि एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। वो ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा बहुत उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी जिस मीडियम से आया उसमें भी जाती है, और कुछ हद तक उसका रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब दो मीडियम होते हैं अलग अलग। एक सिंगल मीडियम होता है तब तो हमने रिफ्लेक्शन देख लिया। तो यहाँ पे मेन फोकस करने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलो हमने दो मीडियम ले लिए, अब बात करते हैं एक नॉर्मल इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, एंगल को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट करवाते हैं। इंसिडेंट करवाने के बाद में क्या होगा, इसका कुछ पोर्शन इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है ना।
आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, पिछली बार हमने जब रिफ्लेक्शन करवाया था तो ये जो सरफेस था ये ओपेक सरफेस था, इसके नीचे हमने ऐसे डैश 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 बनाए थे, पॉलिश्ड सरफेस बनाया था। तो आपको यही पता है ना, डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा होगा, पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, पर यहाँ तो पॉलिश्ड सरफेस है नहीं, फिर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, लाइट जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो तीन चीजें होती हैं, उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी होगा, और अगर मीडियम अलग अलग है तो फिर रिफ्रैक्शन भी होगा, है ना। तो ये कुछ लाइट का पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस एरो के डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। बिल्कुल वो जो अभी हमने पहले पढ़ा था वही वाला रिफ्लेक्शन यहां पे भी हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पार्टली कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी इस डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में जाना था, इस रेड लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये था, रेड कलर से जो शो रहा है डॉटेड लाइन से, एक्चुअल में इसको इस डायरेक्शन में आना था, लेकिन अब मीडियम चेंज हो रहा है तो ये यहां से कुछ इस तरह से बैंड होके ट्रेवल करती है, साथ में इसकी स्पीड कुछ डिक्रीज या इंक्रीज होती है। अब कब डिक्रीज होती है कब इंक्रीज होती है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हमें यहां इतना देखना है, लाइट जब भी दो मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होता है। दूसरे मीडियम में जो पोर्शन उसका ट्रांसमिट हो रहा है उसकी स्पीड या तो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो लाइट का जो रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट का जो रे है, वो बेंट होके जाता है, एक्चुअल पाथ से बेंट हो रहा है। अभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इधर भी बेंट होके जाता है, नॉर्मल से दूर भी जाता है, आगे हम कंडीशन पढ़ेंगे। ओवरऑल हमने यहाँ पर डेफिनेशन समझ लिया कि लाइट की जो बेंडिंग होती है, मीडियम बदलने पर लाइट की बेंडिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, है ना। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हमने आई लिखा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल ग्रीन कलर से शो किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और एंगल यहां पे हम डिस्कस करने वाले, ये जो हमारा डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, यानी अगर लाइट मीडियम चेंज नहीं करती तो इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती, लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हुआ है तो अभी जो हमारी लाइट है वो यहां पे इस ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के एरो से हमने शो किया है। तो लाइट का डेविएशन हुआ है, बेंडिंग हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है तो कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेफ्रॉन कलर का एंगल हमने बनाया, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी लाइट को एक्चुअल में इधर जाना था पर इतना मुड़ के गई है, बेंट होके गई है, तो कितना मुड़ी है वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन बताता है। हाउ मच द लाइट रे विल बेंड when it transmits from one transparent medium to other transparent medium, it is defined by angle of deviation। ये पूरा फिनोमिना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे से हम जब भी रिफ्रैक्शन कंसिडर करेंगे, ये ऊपर वाले जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हालांकि हमेशा जब भी रिफ्रैक्शन होता है वहां पे कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्टेड भी होता है, लेकिन हम आगे के सारे डायग्राम में इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, पर बाय डिफॉल्ट आप इसको समझना कि ये भी उसमें है, ठीक है, ऊपर वाला रे। तो ये है रिफ्रैक्शन, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में यूजफुल है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो अपना पाथ चेंज करती है लाइट जब मीडियम चेंज करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ आई नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर, है ना। रिफ्लेक्शन जब हुआ था तो ये वाला एंगल, एंगल आई, और ये यहाँ पे जो एंगल हम बनाते वो दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में जनरली एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते। केवल एक ही केस ऐसा होता है जब आई और आर इक्वल होते हैं, वो होता है नॉर्मल इंसिडेंस, जो कि हम लास्ट में पढ़ने वाले। लेकिन जनरली रिफ्रैक्शन के केस में एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होता है जनरली। नेक्स्ट है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस जब होगा तभी उसका रिफ्रैक्शन होगा, बिना सरफेस के रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब सरफेस कौन सा, दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पे ही ये इसका रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्वियस है
ये जो रिफ्रैक्ट होकर रे आई है इसकी इंटेंसिटी इस इंसिडेंट रे की लाइट से कम होगी। इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो तेज है, तीव्रता है, वो इस लाइट की इंटेंसिटी से कम होगी क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन इस तरफ आ चुका है, ऊपर की तरफ भी गया है। इसके दो पार्ट हो गए हैं, कुछ इधर ऊपर गया है, कुछ नीचे गया है, और ऑफ कोर्स इस लाइट से कुछ एनर्जी को इस वाटर ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी हमेशा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से कम होती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड रिफ्रैक्टेड रे के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होता है। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये भी इससे रिलेटेड टर्म है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी बनी होती है, और नॉर्मली हर जगह कौन सा मीडियम होता है? एयर। तो एयर में या वैक्यूम उसको बोल देते हैं हम। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट एयर में ट्रेवल करती है। क्या एयर के अलावा बाकी के मीडियम में भी लाइट की स्पीड इतनी ही होती है या लाइट की स्पीड में कुछ डिफरेंस आता है? तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि लाइट की स्पीड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी यहाँ पे कंपेयर अगर हम करें तो एयर के रिस्पेक्ट में, एयर से अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड थोड़ा कम होती है। ऐसे अगर प्रैक्टिकली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ग्लास में स्पीड और भी कम हो जाती है ना। ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2.25, यहाँ पे 3। यानी कि मीडियम को चेंज करने से लाइट अपनी स्पीड भी चेंज करती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी वैक्यूम में होती है, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं, और इसको एयर की स्पीड भी हम मान करके चलते हैं। बाकी के अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, एक जैसा मीडियम, होमोजीनियस मीडियम यानी जहां पर सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, किसी भी एक मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड एक जैसी होगी, स्पीड में कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि एयर थ्रू एयर ट्रेवल कर रही है तो हमेशा उसकी स्पीड नियरली इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। जब तक वो किसी दूसरे मीडियम में इंसर्ट नहीं होगी तब तक उसकी स्पीड वही बनी रहेगी जिससे कि वो पहले उस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। तो ये है कुछ स्पीड के बारे में इंपोर्टेंट पैरामीटर जिसको आगे हम यूज करेंगे। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर, काफी कुछ कंफ्यूजन होता है इसके बारे में। जब भी डेंसर और रेयर का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है तो हम सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चले जाते हैं, और होना भी चाहिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है किसी मीडियम में, मतलब वो मीडियम डेंसर मीडियम है। नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो वो मीडियम रेयरर मीडियम है। हम देखते हैं एग्जांपल, एक लकड़ी का टुकड़ा हम ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक, और एक कॉटन ले लेते हैं छोटा सा, उसी के आकार का, उसी की साइज का कॉटन। हम बोलते हैं कि जो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कॉटन या रुई के उतने ही साइज के टुकड़े में। तो यहां पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल को कंसिडर करते हैं जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं। पर वो जो डेंसिटी होती है जहां पर हम किसी चीज को भारी या किसी चीज को हल्का बोलते हैं, वो मास डेंसिटी होती है। मास डेंसिटी जो कंप्लीटली मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है या नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ज्यादा है उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। पर ऑप्टिकल डेंसिटी इस कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या है तो हम देखते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अलग अलग होती है इन द सेंस, या तो लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाने पर कम हो जाएगी या लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाने पर बढ़ जाएगी। दो चीजें होंगी, स्पीड या तो कम होगी या बढ़ेगी। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का डायरेक्ट कनेक्शन स्पीड ऑफ लाइट से होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से नहीं होता है। नॉर्मल जो डेंसिटी होती है जिसको हम वॉल्यूम डेंसिटी या मास डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल वाली, वो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। किस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितने ज्यादा पार्टिकल है वो उतना ज्यादा डेंस होता है। पर यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी की जब भी हम बात करेंगे आपके माइंड में हमेशा ध्यान आना चाहिए कि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, उस मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। ऐसे ही
इसका जस्ट अपोजिट, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है ना, एक मीडियम में पहले से ट्रेवल कर रही है और दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट इंसर्ट करती है और इसकी स्पीड अप हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो आप समझ सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर दोनों रिलेटिव टर्म हैं। जब भी दो मीडियम का कंपेयर करेंगे तभी हम एक मीडियम को डेंसर और दूसरे मीडियम को रेयर बोल सकते हैं। एक अकेला मीडियम अपने आप में डेंसर या रेयर नहीं हो सकता। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में और उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट है, तो आप उसके अकेले को ये नहीं बोल सकते कि वो स्टूडेंट लंबा है या वो स्टूडेंट छोटा है। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट से करोगे तब आप फिर बता सकते हो कि ये स्टूडेंट उससे लंबा है या उससे छोटा है। कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे डेंसर और रेयर का कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब हम एक मीडियम का कंपैरिजन दूसरे मीडियम के साथ करेंगे। मैं इस स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा टाइम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा था जब मैंने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे क्लियर करते चले जाते हैं। अभी सिर्फ इतना समझा हमने, ऑप्टिकली डेंसर मतलब जहाँ पे जिस मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है। जिस मीडियम में स्पीड अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो रेयर होता है। जैसे एयर टू वाटर, एग्जांपल ले लेते हैं एयर टू वाटर। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था एयर में स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर स्पीड कुछ 2.5 × 10⁸ के समथिंग थी, मतलब वाटर में कम हो रही थी। एयर से जब वाटर के अंदर लाइट इंसर्ट करती हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि वाटर में आने से लाइट की स्पीड कम हो गई है, तो वाटर हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। किसके करस्पॉन्डिंग? एयर के करस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम है। वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। यहां पे देन लगाना जरूरी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। अकेला मीडियम कभी भी डेंसर या रेयर नहीं होता है। हाँ, वो एयर के रिस्पेक्ट में जब हम उसकी बात करेंगे तो एयर के रिस्पेक्ट में ये डेंसर है। हो सकता है कोई दूसरा मीडियम हो जिसके रिस्पेक्ट में ये रेयर भी हो। हमको सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट देखना है कि जिस मीडियम में लाइट अभी लास्ट में ट्रेवल कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, वहां पे उसकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो वाटर से एयर में आ रही है। वाटर से एयर में जब आती है तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। एयर में जब आती है वाटर से, तो वाटर की लाइट की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो हम बोलेंगे कि एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है वाटर के कंपैरिजन में। अब लास्ट वाला एग्जांपल एक और देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। वाटर और ग्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अभी हमने वाटर और एयर का जब देखा था तो वाटर हमारा ऑप्टिकली डेंसर था एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर डेंसर नहीं है, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट ग्लास में ट्रेवल करती है, वाटर से आती हुई ग्लास में इंसर्ट होती है, तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। ग्लास में जाने पे स्पीड स्लो डाउन हो रही है, मतलब ग्लास डेंसर हो गया वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो कैसा हो गया? रेयरर हो गया। तो यहाँ पे वाटर डेंसर था, यहाँ पे वाटर रेयर हो गया। तो वाटर अकेला डेंसर रेयर नहीं है, वो कंपैरिजन पे डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी की जब भी बात करेंगे हमें स्पीड ऑफ लाइट देखना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस मास डेंसिटी। तो इसके बारे में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मास डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो मीडियम मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम है, यानी जिस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मीडियम ऑप्टिकली भी डेंसर हो, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं केरोसिन का। केरोसिन की जो मास डेंसिटी होती है, मतलब केरोसिन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, वो वाटर के कंपैरिजन में कम होते हैं। केरोसिन पानी से हल्का होता है। केरोसिन की मास डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए केरोसिन पानी के ऊपर तैरता है ना। तो केरोसिन की मास डेंसिटी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केरोसिन की मास डेंसिटी कम होने से वो ऑप्टिकली भी कम डेंस है। केरोसिन में लाइट की स्पीड वाटर से भी कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि केरोसिन वाटर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। तो ऑप्टिकली केरोसिन डेंसर मीडियम है, लेकिन अगर मास डेंसिटी की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो केरोसिन वाटर के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिकली डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लाइन लिखा हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नो रिलेशन विथ मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कोई लेना देना नहीं है।
ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा केवल और केवल स्पीड ऑफ लाइट पे ही डिपेंड कर रही है, यानी कि वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मास डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मास डेंसिटी ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड। बार बार मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि इतना एम्फेसाइज क्यों करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत अर्जेंट था, बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्टार्टिंग में हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन में लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो रही थी, लेकिन बेंड होके किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। दैट मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने येलो कलर से जो लाइन बनाया है, ये है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस अलग से कुछ नहीं होता है, वाटर का ऊपर वाला सरफेस, मान लो नीचे वाटर ले रहे हैं, ऊपर एयर है, तो वाटर और एयर दोनों एक दूसरे से जहां पे भी मिल रहे हैं, इमेजनरी वो सरफेस यहाँ पे है। नीचे हमने वाटर ले लिया, इसको हमने बोला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर क्यों बोला, क्योंकि ऊपर वाला जो मीडियम है, ये ब्लैक कलर में जितना भी दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जितना भी एरिया दिख रहा है, हम यहाँ पे एयर कंसिडर करके चल रहे हैं या वैक्यूम मान के चल रहे हैं, और ये जो कंटेनर हमने लिया है इसके अंदर वाटर है। तो इस वाटर के कंपैरिजन में एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड वाटर से ज़्यादा होती है। वाटर के अंदर जब लाइट आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है स्पीड जब स्लो डाउन होती है तो वो मीडियम डेंसर मीडियम होता है। तो हमने यह लिखा वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कंपेरिजन टू एयर। हमने एक मीडियम लिया यहाँ पर एयर, उसको हमने बोला ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये हमने नॉर्मल इंसिडेंट किया, यहाँ से एक लाइट रे हम इंसिडेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये लाइट रे हमने इंसिडेंट किया, इसका कुछ इस तरह से एंगल बना, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल के साथ बना। अब जब ये इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है, यहाँ पे जब ये इंसिडेंट होती है, तो इस कंडीशन में इसको इस डायरेक्शन में जाना था। अगर नीचे वाटर नहीं होता तो ये इस रेड कलर के डॉट वाले लाइन के अकॉर्डिंग इस तरफ मूव करती, लेकिन अभी यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो ये इस तरफ बेंड होके जाती है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये लाइट इस तरफ बेंड होती है, नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड होती है। इसको बोला रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो दिख रहा है हमको, ये रिफ्रैक्टेड रे इसका एक्चुअल पाथ यहाँ था, ये जो रेड कलर का है, पर ये यहाँ से इस तरफ बेंड हो गई। मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, येलो कलर की लाइन, डॉटेड लाइन, तो ये लाइट ऐसे जाना था पर नॉर्मल की तरफ झुकती हुई, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, और उसका रीजन इस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इसके करस्पॉन्डिंग, और अगर लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो वो यहाँ पे बेंड होती है। इस बेंडिंग के पीछे एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अभी हमको इतना समझना है कि डेंसर मीडियम में आने से लाइट की स्पीड कम हो जाती है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। जस्ट इसका अपोजिट केस हम लेते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर वाटर लिया है, मतलब पहले फर्स्ट मीडियम हमारा वाटर है, मतलब स्टार्टिंग में लाइट वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है और वाटर से होती हुई एयर के अंदर इंसर्ट करेगी। तो हमने मान लिया वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, वापस से किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अदरवाइज वाटर हमेशा डेंसर नहीं है। ये हमने सेकंड मीडियम लिया नीचे एयर, और ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। वापस हम एक रे इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट रे। अब इसका एक्चुअल पाथ जो है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बना लिया, एक्चुअल पाथ इसका ऐसा होना चाहिए अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है। दैट मीन्स इफ द लाइट विल ट्रेवल इन होमोजीनियस मीडियम, इट विल ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, नो एनी बेंडिंग विल बी देयर, अगर होमोजीनियस मीडियम है तो। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है फिर से, तो ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, इसकी बेंडिंग होगी। अब किस डायरेक्शन में होगी, प्रैक्टिकली देखा गया कुछ इस तरह से बेंड होके जाती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसको इधर जाना था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके जा रही है, यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हटके इस डायरेक्शन में जा रही है। दैट मीन्स बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है। तो यहाँ से दो रिजल्ट हमको मिलते हैं, फिर से हम लेबल कर लेते हैं।
ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो व्हाइट कलर से बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये यहाँ पे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन यहाँ पे रिटर्न डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन डेविएशन तो हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो लाइट में बेंडिंग होगा, डेविएशन भी होगा, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। यहां से हमको समझ में आया टूवर्ड्स नॉर्मल कब होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होता है। इसका जस्ट अपोजिट, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसर्ट होती है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्मल से दूर होके चली जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बेंडिंग किस तरफ होगा तो आप समझ चुके होंगे। बेंडिंग डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी पे, किस मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम पे, कौन सा पेयर आप यूज करें, कौन से दो मीडियम आप यूज कर रहे हैं, लाइट पहले किस मीडियम में थी, बाद में किस मीडियम में जा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर नॉर्मल से दूर हटते हुए जाएगी यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें इसी को कंक्लूड करते हैं, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्सपेरिमेंटली हमने अभी जो ऑब्जर्व किया उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं कि लाइट जब डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो फिर एंगल बड़ा होगा। आप यहां पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी, यहां पे ये एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसको इधर जाना था पर एक्चुअल में ये बेंड इस डायरेक्शन में हो गई, तो ये जो एंगल आर बन रहा है ये छोटा बनेगा एंगल आई से, क्योंकि ये अब नॉर्मल की तरफ बेंड होके जा रही है। तो इस केस में एंगल आई लेस देन एंगल आर। तो यहां पर हमने लिखा इस स्लाइड के अंदर एंगल आई लेस देन आर। वैसे ही दूसरा पॉइंट, डेंसर से रेयर में जब आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, उस कंडीशन में एंगल आर बड़ा होता है एंगल आई से, या एंगल आई छोटा होता है एंगल आर से। तो ये बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत इजी है और प्रैक्टिकली वेरीफाइड है कि ऐसा होता है। क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है। साथ में लाइट की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में है रिफ्रैक्शन एट नॉर्मल इंसिडेंस, यानी अभी तक हमने जब भी लाइट को इंसिडेंट करवाया था, तिरछा इंसिडेंट करवाया था, लाइट को नॉर्मल से किसी न किसी एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करवाया था, है ना। एक बार वो देख लेते हैं। यहां पे आपने ये जो देखा था, ये आपने ऐसा इंसिडेंट करवाया लाइट को, है ना, इस तरफ नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करवाया। लेकिन अगर इस लाइट को आप नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इंसिडेंट करवाते हैं, है ना, जैसा कि हम नेक्स्ट डायग्राम में देखने वाले हैं उसके बारे में, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने सरफेस लिया, इंटरफेस लिया, है ना, वापस वही ले रहे हैं हम। आज वाटर और एयर के इंटरफेस को लेकर ही बात करें। दोनों चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, पानी हमेशा मिल जाता है और हवा भी है। अभी तो अवेलेबल है, पानी भी बॉटल में मिल रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पानी हमने यहाँ पे लिया, ऊपर एयर है ना, वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेरिजन टू एयर, वही चीजें हैं। पर हमको देखना क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर अब लाइट को हम इस तरह से इंसिडेंट करवाएं, इस डायरेक्शन में, है ना, एरो दिख रहा है रेड कलर का, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही हम अगर उसको इंसिडेंट करवाएं, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री, सरफेस पे जो भी 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इस रे को भी हमने नॉर्मल इंसिडेंट करवाया, तो नॉर्मल इंसिडेंट में इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनेगा? हाँ, 90 डिग्री। वेरी गुड। 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री नॉर्मल का सरफेस के साथ बनता है। नॉर्मल, ये हमारा येलो कलर का लाइन है, इसको मैं रेड कलर को एक बार गायब करके देखते हैं। ये येलो कलर वाला जो लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन, ये हमारा नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है ना, इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। यानी एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल जीरो है। यहां पे क्या है? एंगल आई जीरो है, मतलब लाइट कोई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट नहीं कर रही, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? है ना, देखते हैं। इस तरह अगर हम अरेंजमेंट करें तो लाइट हमारी सीधे इस डायरेक्शन में निकल जाती है नीचे। ये ब्लू कलर वाला लाइट आपको दिख रहा है नीचे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। वापस से मैं देखता हूं, ये इस तरह से हमने इंसिडेंट करवाया इसको,
है ना। रेड कलर में हमने इंसिडेंट रे लिया, तो ये इसी तरह ब्लू कलर के डायरेक्शन में नीचे की तरफ रिफ्रैक्टेड हो जाता है। यानी कि यहां पे लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा है, लाइट तो बेंड हो ही नहीं रही है। अभी तो हमने बोला था कि लाइट बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो बेंड होती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये एकमात्र ऐसा केस है जब लाइट बेंड नहीं होती है। तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे कि यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट की स्पीड स्लो डाउन तो यहां पे भी होगी, बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है। इसको भी हम, इस कंडीशन को भी हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप डोंट वरी अबाउट दिस, जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट की स्पीड में चेंजेस आएगा, 100% आएगा, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन चेंजेस तो आना ही है, तो रिफ्रैक्शन वहां पर आएगा। अब यहां पर इस केस में एंगल आई भी 0 है, एंगल आर भी 0 है, डेल्टा भी 0, फिर भी यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसे ही इस कंडीशन में देख लेते हैं, यहां पे इसका जस्ट अपोजिट हमने ले लिया, इसमें भी ये इंसिडेंट राइट है, ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होके नीचे की तरफ जाएगी। मतलब मीडियम आप रेयर से डेंसर में जाओ या डेंसर से रेयर में जाओ, अगर आप नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हो, यानी कि जो नॉर्मल है आपका इंसिडेंट रे को भी उसके ही डायरेक्शन में इंटरफेस पर इंसिडेंट करवा रहे हो, यानी कि एंगल आई 0 है, तो लाइट जो रिफ्रैक्ट होके जाएगी वो बेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि अभी भी लाइट की स्पीड में चेंजेस जरूर होगा क्योंकि मीडियम में चेंज हो रहा है। और जब भी लाइट की स्पीड में चेंज होगा हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए इसी तरह, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, बाय बाय।